नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां आयोजित विंटर टूरिज्म कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। जहां आपको बताते चले कि कार्यक्रम स्थल पर स्थानीय लोगों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार लगातार कार्यरत है और जहां इस पहल से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि प्रदेश की आर्थिक मजबूती भी और भी ज्यादा सशक्त होगी। तो बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेष रूप से शीतकालीन पर्यटन की महत्वता पर जोर दिया है, जहां उन्होंने विंटर टूरिज्म के विकास से स्थानीय युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर सृजित हो रहे हैं। ये जानकारी उनकी ओर से दी गई, जहां प्रदेश सरकार की यह योजना पर्यटन और रोजगार दोनों क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव ला रही है और जिससे कि उत्तराखंड की सामाजिक और आर्थिक प्रगति को भी लगातार बल मिल रहा है। उत्तराखंड सरकार खेलों को लेकर लगातार गंभीर नजर आ रही है, क्योंकि राज्य स्तरीय खेल परिषद विभाग के उपाध्यक्ष हेमराज बजरंगी ने यह जानकारी दी है कि सरकार युवाओं को राष्ट्रीय स्तर तक खेलों में प्रोत्साहित कर रही है और जहां खेलों के विकास के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर ग्राउंड लेवल तक खिलाड़ियों को सुविधाएं और प्रशिक्षण प्रदान किए जा रहे हैं। देखिए, राज्य स्तरीय खेल परिषद के उपाध्यक्ष हेमराज बीस्ट बजरंगी से संवाददाता हितेश टाकी की खास बातचीत। खेल को लेकर जो खेल की दिशा में लगातार जो सकारात्मक कार्य हो रहे हैं उसके एक सूत्र हमारे साथ मौजूद हैं हेमराज जी, जिनके पास खेल का बड़ा विभाग है। सर, किस तरीके से देखते हैं आपको जब ये दायित्व मिला, आपने डे वन से ही धरातल पर अपने कदम जमाए और पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार आपका आवागमन रहा, क्या कुछ स्थिति है और क्या कुछ सुधार अभी तक हुए, क्या कुछ विजन रहे? देखिए, सबसे पहले मैं उत्तराखंड के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को राज्य स्तरीय खेल परिषद जैसी एक उपाध्यक्ष का जो दायित्व दिया है, बहुत महत्वपूर्ण दायित्व दिया है। और आज से पहले उत्तराखंड में खेल की गतिविधियाँ बहुत अच्छी चलती थी, लेकिन जहाँ तक मुझे आज लगता है आज और बेहतर हुई हैं। जब से उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्तर के गेम्स हुए हैं, तब से उत्तराखंड के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में और उनके आशीर्वाद से और उनके मार्गदर्शन में खेल दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति कर रहे हैं। जहां एक तरफ से आप देखेंगे पहले पहाड़ों पे बहुत सारा खेल का विस्तार कम था और आज बहुत सारा विस्तार होने की प्रक्रिया में है, जहां से इसका जीता दास्ता उदाहरण हमारे खेल जो प्रतिभागी हैं, जो बच्चे हैं, देश विदेश में कैसे उत्तराखंड का और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा जीता जागता जो उदाहरण है चमोली का जो वन क्षेत्र है, उस क्षेत्र से मानसी नेगी, अंकिता ध्यानी और भागीरथी बिष्ट जैसी लड़कियां खिलाड़ियां हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पलक पर छाकर पूरे देश और दुनिया में उत्तराखंड का नाम रोशन कर रही हैं। और जहाँ तक खेल विस्तार की बात है, वहाँ तक उत्तराखंड के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन, उनके आशीर्वाद से आज हमारे पास एक से एक अच्छे से अच्छे खेल परिसर, चाहे हल्द्वानी गोला पार्क का हो, देहरादून का हो, हरिद्वार का हो, पिथौरागढ़ का हो, उत्तरकाशी का हो, और चमोली भी हम लोग अभी वन क्षेत्र में पीपलकोटी में जो स्टेडियम है उसका विस्तार कर रहे हैं और श्रीनगर के श्रीकोट में एक अच्छा सा हम लोग स्टेडियम बना रहे हैं। मैं आज विशेष तौर पर माननीय मुख्यमंत्री का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक विकासखंड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम देने की घोषणा की है, जो अभी प्रक्रिया में है। हम लोग बहुत जल्दी ही प्रत्येक ब्लॉक लेवल पर एक मिनी स्टेडियम बनाने जा रहे हैं और हमारा प्रयास है कि गांव-गांव खेलों की गंगा बहे। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये देवभूमि है, देवभूमि के साथ सैन्य भूमि है, सैन्य भूमि के साथ खेल भूमि बने और खेल भूमि के नाम से उत्तराखंड को जाना जाए, इस पर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। आपने सर खेल भूमि की बात कही, आपने लगातार मुख्यमंत्री इस विभाग को लेकर हमेशा से संजीदा रहे हैं, काम भी हो रहा है। लेकिन अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, क्योंकि स्टेट की बात करें, नेशनल लेवल की बात करें, क्योंकि जो सुख सुविधाएं बच्चों को पहले मुहैया नहीं हो पा रही थी, या हम खेल कोटे की बात करें, उन खेल कोटे के माध्यम से कितने बच्चे ऐसे हमारे उत्तराखंड के हैं जो आत्मनिर्भर बन पाए हैं? ऐसे बहुत सारे हैं। इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण ये है कि पिथौरागढ़ के पास एक गांव है नेपाल बॉर्डर पे, बेड़ा करके,
करीब 100-150 मीटर का अंतर है दोनों देशों के बीच में। तो बेड़ा गांव के 18 बच्चे स्पोर्ट्स कॉलेज पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग का प्रशिक्षण ले रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, अंतिम सीमांत छोर के अंतिम छोर में बैठा हुआ, सीमांत क्षेत्र का अंतिम छोर में बैठा हुआ एक 18 बच्चे एक गांव के बॉक्सिंग का प्रशिक्षण ले रहा है। आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। तो हेमराज बिष्ट जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो हमारे सरकार के जो मुख्य सेवक हैं वो ईमानदार हैं, उनके काम में पूरी पारदर्शिता है और लगातार जिस तरीके से प्रदेश के अंदर विकास हो रहा है और वास्तव में यह जो विकास का काम है आगे जारी रहेगा। कैमरा पर्सन हर्ष सुनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में राशन कार्ड को पूरी तरह से डिजिटल करने के उद्देश्य से ई-KYC अभियान चलाया गया है और इसी प्रक्रिया की समय सीमा को 2 बार बढ़ाया भी जा चुका है और जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 थी। वहीं आपको जानकारी देते चलें कि इसी विषय पर खाद्य मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि ई-KYC का उद्देश्य था कि राशन कार्ड का लाभ केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचे, जहां विशेष रूप से अंत्योदय और PHH श्रेणी में कार्ड धारकों के लिए यह प्रक्रिया अनिवार्य थी ताकि बायोमेट्रिक और रेटिना के स्कैन के माध्यम से कार्ड की पूरी तरीके से डिजिटल रूप से उसे पंजीकृत किया जा सके। तो वही मंत्री ने यह भी कहा कि विभाग को लगभग 80% सफलता मिली है। जहां इन लाभार्थियों ने अंतिम तिथि तक ई-KYC पूरी नहीं की है, उनके मामलों की जांच अभी तक जारी है। जहां उन्होंने स्पष्ट किया है कि गंभीर बीमारी, दिव्यांगता या तकनीकी समस्याओं वाले लोगों को पहले ही छूट दी जा चुकी है और ऐसे में किसी भी व्यक्ति को राशन से वंचित नहीं किया जाएगा। यदि इसके बावजूद कोई पात्र व्यक्ति छूट जाता है तो राज्य सरकार और भारत सरकार से मदद मांगेगी। राशन कार्ड पूरी तरीके से डिजिटल व्यवस्था के अंतर्गत आ सके, इसके लिए ई-KYC की जा रही थी। ये एक भरकस कोशिश थी भारत सरकार की ओर से दिशा निर्देशों के क्रम में कि जहां पर पात्र व्यक्ति ही जो है वो राशन कार्ड धारक या उसका लाभार्थी बने। खासकर जो हमारे अंत्योदय के कार्ड धारक है या हमारे PHH के कार्ड धारक है, उनके लिए विशेषतः इसको सुनिश्चित किया जा रहा था कि जो है बायोमेट्रिक व्यवस्था या फिर आंखों की रेटिना के माध्यम से जो है वो पूरी तरीके से डिजिटली जो है उनका राशन कार्ड उस रूप में पंजीकृत हो। प्रदेश भर में SIR की प्रक्रिया लगातार जारी है और जहां राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों को निर्देश दिया था कि सभी बूथों पर BLO की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। हालांकि 1 माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद 11,733 बूथों में से केवल 8,700 BLO ही नियुक्त हो पाए हैं और जहां राज्य निर्वाचन आयोग ने इस पर जवाब मांगा, लेकिन राजनीतिक दल इस मुद्दे पर एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं और जहां बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह का कहना है कि बीजेपी के पास BLO नियुक्ति के लिए पर्याप्त संख्या में कार्यकर्ता हैं और उन्होंने बताया है कि 80% BLO नियुक्त हैं। यही दर्शाता है कि विपक्ष के आरोप बेबुनियाद हैं। जनता पार्टी के पास पूरी तरह से BLO नियुक्त करने के लिए पूरी कार्यकर्ता हैं और 80% से ज़्यादा BLO नियुक्त भी हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस का ये आरोप निराधार है और BLO अपने कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं और पूरे क्षेत्र का डाटा भी जिस तरह से कलेक्ट हो रहा है और जनता के बीच में इसका एक अच्छा संदेश जा रहा है, जनता भी जुड़ रही है और आंकड़ों को बढ़ाने की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता साझा गया। अब खबर मसूरी से है, जहां जॉर्ज एवरेस्ट पर्यटन स्थल पर हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेशों की अवहेलना पर पर्यटकों और स्थानीय लोगों से एंट्री फीस वसूलने को लेकर विवाद बढ़ गया है और जहां बुधवार को भी कांग्रेस पार्टी और स्थानीय नागरिकों ने प्रदेश की बीजेपी सरकार और जॉर्ज एवरेस्ट का संचालन कर रही निजी कंपनी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जहां कांग्रेस के नेता सुकांत वोहरा के नेतृत्व में कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक से गांधी चौक तक एक रैली भी निकाली, जहां हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की गई। तो वहीं बीजेपी सरकार के पुतले को भी आग के हवाले किया गया है और जहां कांग्रेस नेताओं का कहना है कि हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि जॉर्ज एवरेस्ट में किसी भी प्रकार की एंट्री फीस नहीं ली जाएगी, लेकिन संचालन कर रही कंपनी अदालत के आदेशों की अवहेलना कर रही है। सबके आप लोगों के संज्ञान में है, पूरे उत्तराखंड के संज्ञान में है। ये आपके हमने जब 2022 में आपके जब यहाँ पर वो हुआ तो हम लोगों ने वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था कि भाई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है
आप ये हेलीकॉप्टर की जो ध्वनि, इससे ध्वनि प्रदूषण जो होगा उससे आपके जो जंगली जानवर हैं वहाँ से भाग जाएंगे, उनके लिए खतरा है। तो हमने एक प्रदर्शन किया था, तब भी आपकी सरकार नहीं चाहती, सरकार की जू तक नहीं रहेंगी, है ना। उसके बाद जो हमारे एक्टिविस्ट्स हैं आपके अभय शर्मा जी, जगपाल सिंह गोसाई जी, भगत सिंह कठेत जी, आपके प्रकाश राणा जी, मोहम्मद शोएब जी, ये सभी लोग आपके हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में इन्होंने अपनी अर्जी रखी और मैं न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने पहाड़ के दर्द को, पहाड़ की आवाज़ को सुना और उनके हक में आपके आदेश दिया। और आज हमें दुख इस बात का है कि उस आदेश की अवहेलना जिस प्रकार से सरकार, जिस प्रकार से मंत्री, जिस प्रकार प्रशासन और शासन कर रहे हैं, ये समझ के हमारे पर है। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। मकर संक्रांति का पर्व है और तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर हरिद्वार से है, जहां मकर संक्रांति के स्नान के पर्व को लेकर धर्मनगरी में आस्था का अभूतपूर्व सैलाब देखने को मिल रहा है। जहां आपको बता दें कि अर्धशास्त्री रात्रि से ही जो है लगातार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हर की पैड़ी पर पहुंचने लगी और जबकि ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही गंगा घाटों पर स्नान का सिलसिला लगातार जारी रहा। तो देखिए हरिद्वार से विकास चौहान की यह रिपोर्ट। मकर संक्रांति का पर्व है और ऐसे पर्व में जिस तरह का माहौल इस समय देखा जा सकता है, हरिद्वार में कोहरे की चादर यहाँ पर है। अभी कभी देख सकते हैं मेरे पीछे हर की पैड़ी पर, अगर कहें कि ठंड के बावजूद लोग बड़ी संख्या में हर की पैड़ी पहुंचकर इस पुण्य का लाभ उठा रहे हैं। माना जाता है कि आज से ही जो सूर्य हैं वो दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर होते हैं, मकर राशि में प्रवेश करते हैं। साथ ही साथ आज के दिन तिल और खिचड़ी और अन्य जो गर्म वस्तुएं हैं और साथ ही साथ नमक का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। न केवल श्रद्धालु पूरे भारतवर्ष से आ रहे हैं, बल्कि क्योंकि उत्तराखंड है, उत्तराखंड की देव डोलियां भी आज के दिन स्नान के लिए यहाँ आ रही हैं। आप आवाजें सुन सकते हैं कि जिस तरह से ढोल नगाड़ों से के साथ देव डोलियां यहाँ पर पहुंच रही हैं। वहीं लगातार लोगों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि मौसम लगातार ठंड बहुत ज्यादा है क्योंकि सूर्य अभी तक नहीं निकले हैं। वहीं गंगा में स्नान करने वालों की कोई कमी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है कि लोग बड़ी संख्या में हर की पैड़ी पर पहुंचकर गंगा स्नान आज कर रहे हैं। और आज जिस तरह से पुण्य की प्राप्ति आज के जो स्नान है उससे यहाँ पर प्राप्त करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। सभी लोग दान पुण्य कर रहे हैं और जो जितना भी अपनी तरफ से दान किया जा सकता है वो दान यहाँ पर कर रहे हैं। मकर संक्रांति का पर्व है और ऐसे में क्या महत्ता इसकी है और इस बार जिस तरह से लोगों में संशय है उस संशय को दूर करने के लिए हमारे साथ हैं हरिद्वार से तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित जी। उज्जवल पंडित जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत है। और जिस तरह से मकर संक्रांति है इसकी क्या महत्ता है जो लोगों को पता होनी चाहिए? आपके दर्शकों को मकर संक्रांति की इस गंगा तट से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। देखिए, नकारात्मकता को समाप्त कर सकारात्मकता की ओर अग्रसर हो चुके हैं भगवान सूर्य नारायण, अर्थात दक्षिण पर विजय कर जो अंधेर था उसको समाप्त कर अब उजाले की ओर उत्तरायण कर चुके हैं भगवान सूर्य नारायण। सूर्य नारायण जो कि हमारे जीवन में नव चेतना, ऊर्जा और हमारी दिनचर्या की शुरुआत जिस प्रभु की कृपा से प्रारंभ होती है वो आज से नव जीवन देने के लिए आज से उस ओर अग्रसर हो चुके हैं। आज के दिन अगर हम बात करें लोगों को क्या करना चाहिए पुण्य की प्राप्ति के लिए, जिस तरह से आपने बताया भी है कि गंगा में स्नान और ध्यान और दान, वो क्या होना चाहिए, क्या किस तरह से पूरी? देखिए, आज के दिन यूं तो हमारी कोई भी पुण्यतिथि हो उस पर गंगा स्नान का या किसी भी पवित्र जलाशय में स्नान करने की महत्ता है। गंगा चूंकि सबसे पवित्र नदी है जिसको हम अमृत रूप और भगवान का स्वरूप मानते हैं, उसमें स्नान करना और वहीं पर भगवान सूर्य को अर्घ देना अपने आप में जीवन में एक नई चेतना जागृत होती है और भगवान सूर्य नारायण प्रत्यक्ष रूप से आपके शरीर की विभिन्न व्याधियां तो समाप्त करते ही हैं, उसके साथ साथ आपके यहाँ वंश वृद्धि, ऐश्वर्य वृद्धि, व्यापार वृद्धि और आपके परिवार को एक नई ऊर्जा देने का काम करते हैं। यह बड़ी कृपा भगवान सूर्य नारायण की होती है। आज से खेतों के अंदर जो हमारी फसलें हैं वो लहराना शुरू हो जाती हैं। हमारे जो दिन है, मतलब ये जो शिशिर ऋतु एक तरह से प्रारंभ होगी लेकिन वो
थोड़ी उष्णता प्रारंभ होनी चाहिए थी, शरीर के अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाता है, एक चेतना आनी शुरू हो जाती है। तो बहुत इसी प्रकार, चूंकि हम लोग कहीं पर उत्तरायणी के रूप में मनाते हैं, कहीं पर पोंगल के रूप में मनाते हैं, एक दिन पहले लोहड़ी होती है, विभिन्न प्रकार के पूरे देश के अंदर इसका एक प्रकार से स्वागत टाइप होता है, वो सब बनाने की उत्सुकता सनातनियों में रहती है। अगर हम बात करें दान की, क्या चीज आज दान करनी चाहिए और किस चीज से बचना चाहिए दान करने से? देखिए, दान तो आज के दिन खिचड़ी का है, और इसके साथ साथ तिल से बनी हुई वस्तुओं का और गर्म वस्त्रों का, ये सब दान करना चाहिए। तिल से ही तिलही दानम तिलही स्नानम तिलही भक्षणम, तिल के से ही स्नान, तिल से ही तिल का ही भक्षण और तिल का ही दान, तिल से बनी हुई वस्तुओं का। खिचड़ी के दान का बड़ा महत्व है, लेकिन चूंकि एकादशी इस बार है, इसलिए कुछ लोग दान तो कर सकते हैं लेकिन उसका भक्षण नहीं कर सकते, भोजन नहीं कर सकते, क्योंकि एकादशी में इस चीज का निषेध है। यूं तो दान भी नहीं करना चाहिए, मेरा जो निजी मत है वो दान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के अंदर इस प्रकार के निषेध में दी। हाँ, जो लोग जगन्नाथ जी हो के आ चुके हैं, जो लोग एकादशी जैसे वहां बताते हैं कि वो उल्टी टंगी हुई है, उस प्रकार करके आ चुके हैं, तो वो इस दोष से दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर वो लोग दान करते हैं तो फिर अगले दिन कर सकते हैं उसका भक्षण। लेकिन आज तिलों के दान का और गर्म वस्त्रों के दान का बड़ा महत्व है। तो ये थे उज्जवल पंडित जी जो बता रहे थे कि मकर संक्रांति के पर्व का क्या महत्व है और क्या इन दिनों दान पुण्य करना चाहिए। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। तो बागेश्वर में भी मकर संक्रांति के अवसर पर हजारों श्रद्धालु सरयू नदी के पवित्र जल में डुबकी लगाने पहुंचे, जहां मान्यता है कि माघ महीने में इस पर्व पर सरयू में स्नान करने से सभी पाप कट जाते हैं और जहां पुण्य की प्राप्ति होती है। तो वह श्रद्धालु दूर दराज से सुबह 3 बजे से ही सरयू नदी में डुबकी लगाने पहुंचे और जहां उन्होंने स्नान के बाद पूजा अर्चना भी की, और जिसमें कि जिले की कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालु लगातार सरयू घाट पर पहुंच रहे हैं, जो कि इस पर्व की भक्ति और उत्साह को और भी अधिक सुंदर तरीके से दर्शाता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहारी महासभा ने मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी और दही चूड़ा सहभोज कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां आपको बता दें कि यह कार्यक्रम राजपुरा रोड पर स्थित शिवबाल योगी आश्रम में आयोजित हुआ, और जिसमें कि बिहार और पूर्वांचल समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो वही कार्यक्रम में बिहारी महासभा के अध्यक्ष लल्लन सिंह ने मकर संक्रांति के महत्व को बताते हुए कहा कि यह सनातन धर्म का महान पर्व है और इस दिन भगवान सूर्य और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जो कि लोगों ने इस पर्व पर खिचड़ी और दही चूड़ा का आनंद लिया। आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे बिहार एवं पूर्वांचल वासियों एवं समस्त देशवासियों के आपके माध्यम से हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। बिहारी महासभा हर साल अपना कार्यक्रम मकर संक्रांति मना करके शुरू करती है। साल का पहला इवेंट जो बिहारी महासभा का है वो मकर संक्रांति से शुरू होता है। इसके बाद हम लोग सरस्वती पूजन का कार्यक्रम करते हैं, जो बसंत पंचमी के दिन होता है। आज मकर संक्रांति में हमारे यहाँ महत्व है कि लोग स्नान करके, कुछ लोग गंगा स्नान करके दही चूड़ा और तिलकुट, बिहार में फेमस है, जिसको यहाँ आप गजक बोलते हैं, उसको तिलकुट कहते हैं। तिलकुट खाया जाता है और रात्रि में खिचड़ी बना करके लोग खाते हैं। खिचड़ी तो ऐसे पूरे भारतवर्ष में आज खाया जाता है, लेकिन बिहार में चूड़ा दही और तिलकुट का विशेष महत्व है। उसको आज हम लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। उत्तराखंड के 4 धामों की संरक्षक देवी मां धारी देवी की डोली मकर संक्रांति स्नान के लिए आज हरिद्वार पहुंची, और जहां गढ़वाल महासभा के द्वारा शिव मूर्ति चौक पर मां धारी देवी का भव्य स्वागत भी किया गया। तो वहीं आपको बताते चले कि गढ़वाल के महासभा के मुख्य संयोजक अनिल गिरी ने इस पर जानकारी दी है कि मां धारी देवी और भगवान नागराज जी की डोली का श्रद्धापूर्वक जोरदार स्वागत किया गया, और जहाँ धारी देवी और भगवान नागराज की डोली शिव मूर्ति चौक से वाल्मीकि चौक होते हुए तमाम जगहों पर घूमती हुई आज जो है वो डोलिया में विश्राम करेगी। जहां आपको बता दें कि कल सुबह गंगा स्नान के बाद डोलिया प्रयागराज के लिए प्रस्थान करेंगी। हर वर्ष की आते इस वर्ष भी मकर संक्रांति पे मां धारी देवी की डोली गंगा स्नान के लिए और हम सब लोग को आशीर्वाद देने के लिए आती है।
हम सब लोग बड़ी खुशी से उनका सब जो है स्वागत करते हैं और आज उनके साथ उनके सानिध्य में रहेंगे सब लोग। कल वो यहाँ से विदा हो जाएंगे। अब खबर रामनगर से है, जहां अवैध रूप से चिकित्सा सेवा दे रहे झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। बताते चलें कि स्वास्थ्य विभाग और औषधि विभाग की संयुक्त टीम ने 3 अवैध क्लिनिकों को छापेमारी के बाद सील कर दिया और जहां इस कार्रवाई के बाद इलाके में झोला छाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया है, तो कई क्लिनिक संचालक मौके से फरार हो गए। इस कार्रवाई का नेतृत्व डिप्टी सीएमओ डॉक्टर श्वेता भंडारी के साथ साथ डॉक्टर चंद्रा पंत और औषधि निरीक्षक डॉक्टर अर्चना ने किया, जहां मोहल्ला गुलरगट्टी और भवानीगंज क्षेत्रों में भी संचालित क्लिनिकों की जांच की जा रही है और जहां सभी डॉक्टर्स के पास वैध डिग्री या पंजीकरण प्रमाण पत्र है नहीं, इसकी भी जांच उनकी ओर से की गई। मुख्यमंत्री पोर्टल में जो शिकायतें आती है, उन्हीं शिकायतों के संदर्भ में एक हमारा डॉक्टर मुजीबुर रहमान, झोला छाप डॉक्टर मुजीबुर रहमान के लिए एक शिकायत आई थी, तो उसी के संदर्भ में हमने रामनगर में यहाँ पर उनके क्लिनिक में छापा मारा। तो उनके पास जो है वैध डिग्री नहीं थी और जो डिग्री थी उनके पास नेचुरोपैथी की डिग्री थी और वो होते हुए भी एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहे थे। इंजेक्शन, सिरिंजेस सब यूज्ड वहाँ पे पाई गई, दवाइयों का वितरण करते पाया गया। हमारे साथ ड्रग इंस्पेक्टर भी आई हैं, उन्होंने भी वहाँ पर दवाई की सैंपलिंग करी व दवाई का रजिस्ट्रेशन, बिना रजिस्ट्रेशन के वहाँ ही दवाइयों का वितरण पाया गया। चले कि रामनगर में 3 झोले छाप डॉक्टरों पर गाज गिरी है स्वास्थ्य विभाग की, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम के संयुक्त ऑपरेशन में आपको बताते चले कि गुलरगट्टी और भवानीगंज में छापेमारी की गई और जहां 3 झोले छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि उनके लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया, तो वहीं 3 ऐसे क्लिनिक पाए गए जिस पर अवैध दवाइयां हैं वो भी प्राप्त की गई हैं। हालांकि आपको बताते चले कि जिस तरीके से सरकार लगातार स्वास्थ्य विभाग की ओर से तमाम बड़ी कार्रवाइयां की जा रही हैं, बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, तो इसी बीच ये बड़ी सफलता मानी जा सकती है, क्योंकि 3 ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की गई जो कि धड़ल्ले से इस काले कारोबार में कमाई कर रहे थे। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। महापौर और जिनके साथ बड़ा संबंध मेरा रहा बहुत बाल्यकाल से, लगभग 30-35 साल पहले से, आदमी दीदी हमारी सुषमा खरगोवाल जी और अध्यक्ष हमारे पर्वतीय महापरिषद की श्री गणेश चंद्र जोशी जी, आज विशेष रूप से हम सब लोगों के बीच में हमारे अतिथि भी हैं और अतिथि के साथ साथ बहुत सारे काम पर्वतीय समाज के और लखनऊ को एक माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में जो अभूतपूर्व विकास हुआ है, उस विकास को बुनने वाले और लंबे समय से उनके सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं और मेरा भी बड़ा बाल्यकाल से उनसे बहुत संबंध रहा है। हम शुरू से उनको केपी भैया कहते थे, हमारे केपी भैया केपी सिंह जी, मुख्य संयोजक पर्वतीय महापरिषद श्री टीएस मंगराल जी, संयोजक पर्वतीय महापरिषद केएम चंदोला जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट जी, महासचिव महेंद्र सिंह रावत जी, हमारे मित्र जी, हमारे बाल सखा श्री नरेंद्र सिंह देवड़ी जी, लावीर सिंह बिष्ट जी, मोना भाई, दीपेंद्र कोश्यारी जी, प्रदेश महामंत्री उत्तराखंड भारतीय जनता युवा मोर्चा और सभी हमारे मंचासीन सभी पदाधिकारीगण और इस आज कौतिक के शुभारंभ अवसर पर आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, मेरे सभी युवा नौजवान साथियों, हमारी मातृशक्ति, मीडिया के सभी लखनऊ के हमारे मित्र, हमारे सभी अतिथिगण, अभी विभिन्न स्टॉल जो यहाँ पर लगे हैं जिसमें वहाँ के बहुत सारे उत्पाद यहाँ पर प्रदर्शनी में विक्रय के लिए लगे, वितरण के लिए लगे हैं,
ऐसे स्टॉल लगाने वाले सभी भाई बहन, थोड़ी देर के लिए तो मैं कंफ्यूज हो गया कि मुझे लगा कि वहाँ पर मैं गडेरी भी देख रहा हूँ, वहाँ पर मैं धनिया भी देख रहा हूँ, वहाँ पर मैं पहाड़ का अदरक भी देख रहा था, साथ में गडेरी भी देख रहा था, माल्टे भी दिख रहे थे। तो मुझे लगा कि मैं कहीं उत्तराखंड में किसी मेले कौशिक में आया हूँ। ऐसे सभी हमारे भाई बहन, उत्तर प्रदेश के मेरे सभी साथीगण जिनके साथ मैंने यहाँ बाल्यकाल। तो आप सुन रहे थे लखनऊ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।